हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल नीट अनसेंसर्ड पर। सो बेसिकली अपन ने ये सीरीज स्टार्ट की है रीनीट को मद्देनजर रखते हुए। अपना टारगेट रहेगा कि रीनीट से पहले पहले बायोलॉजी में जो भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, वो सारे अपन कवर कर लें, उनको अच्छे से सीख लें और रीनीट से पहले पहले हमारी बायोलॉजी अच्छे से रिवाइज हो जाए, जिससे हम रीनीट में 350+ ईजिली स्कोर कर पाएँ। ठीक है, तो आज अपन कवर करने वाले लिविंग वर्ल्ड चैप्टर का पहला टॉपिक लिविंग फीचर्स। इस चैप्टर में टोटल 3 टॉपिक्स हैं। व्हाट इज लिविंग, जिसमें लिविंग फीचर्स पढ़ेंगे हम, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, टैक्सोनॉमी, सिस्टमैटिक्स और बायोनॉमी, नोमेनक्लेचर इसमें देखेंगे, जो कि नेक्स्ट वीडियो में होगा। और इसके आगे वाली वीडियो में अपन टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज वगैरह पढ़ेंगे। तो आज अपना टारगेट रहने वाला है कि लिविंग फीचर्स को समझना है, कौन कौन सी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होती है, इनमें से कौन सी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं होती है, और वो क्यों डिफाइनिंग होती है, क्यों डिफाइनिंग नहीं होती है, ये भी समझेंगे। ठीक है, अब अपन बारी बारी से समझ लेते हैं इन प्रॉपर्टीज को। तो पहला जो लिविंग फीचर्स है वो है ग्रोथ। ग्रोथ की हेडिंग में एनसीईआरटी ने कुछ इंपॉर्टेंट लाइन दी हुई है, वो अपन समझ लेते हैं। पहली जो एनसीईआरटी की लाइन है, आल लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जीवित जीव होते हैं, वो ग्रो करते हैं। नेक्स्ट एनसीईआरटी की लाइन है, इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स आर ट्विन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ। इस लाइन को समझते हैं। मान लिया कि आपका वेट था 10 kg, आपने अपना वेट इंक्रीज करके कर लिया 60 kg। ये क्या हुआ? इंक्रीज इन मास हुआ। ठीक है, अच्छा, आपका नंबर था 1, आपने अपना नंबर इंक्रीज करके कर लिया 2। ठीक है, मतलब कोई बैक्टीरिया था, एक से उसने 2 सेल बना ली, तो ये क्या हुआ? इंक्रीज इन नंबर हुआ। अब एनसीईआरटी ने बोला चाहे आप मास इंक्रीज करो, चाहे आप नंबर इंक्रीज करो, दोनों की क्या है? ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ है, या ग्रोथ की ही प्रॉपर्टी है। तो इसको, इन दोनों चीज़ों को अपन क्या बोलेंगे? इन दोनों चीज़ों को अपन ग्रोथ बोलेंगे। आई होप ये समझ में आया होगा कि आप अब चाहे अपना मास इंक्रीज करें, चाहे अपना नंबर इंक्रीज करें, दोनों को ही ग्रोथ बोला जाएगा, क्योंकि ये ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ है, जुड़वा कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ग्रोथ के। ठीक है, नेक्स्ट एनसीईआरटी की लाइन है, जो प्लांट ग्रोथ होती है वो कंटिन्यू थ्रू आउट लाइफ स्पैन चलती है। जो एनिमल की ग्रोथ होती है आपको सर्टेन एज रुक जाती है। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। जो प्लांट्स होते हैं वो पूरी जिंदगी बढ़ते रहते हैं, प्लांट्स की कभी लंबाई रुकती नहीं है। लेकिन एनिमल्स की बात की जाए तो एक सर्टेन एज पर आकर एनिमल्स की हाइट बढ़ना रुक जाता है। जैसे कि ह्यूमंस की केस में देखा जाए तो 18 से 21 साल के बीच में वो हाइट की ग्रोथ रुक जाती है। मैक्सिमम 21 साल तक बढ़ता है बंदा, फिर उसकी हाइट बढ़ना रुक जाती है। नेक्स्ट एनसीईआरटी की लाइन है, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक हायर प्लांट्स एंड एनिमल, व्हाइल म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट्स इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इस लाइन को समझते हैं अपन। तो एनसीईआरटी हमसे कह रही है जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें ग्रोथ और रिप्रोडक्शन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होते हैं। एक्सक्लूसिव मतलब अलग अलग। भाई ग्रोथ उनकी अलग चलती है, ग्रोथ की फेज अलग होती है और रिप्रोडक्शन वाली फेज अलग होती है। एनसीईआरटी ने हमसे यही कहना चाहा है। मान लिया कि ह्यूमंस की बात कर लें तो ह्यूमंस में ग्रोथ की फेज चलती है जब से बेबी पैदा हुआ, बेबी पैदा होने से लेकर वो उसकी हाइट मान लिया 21 साल तक लगातार बढ़ती रहती है। लेकिन अब उसकी रिप्रोडक्शन वाली एज देखिए तो रिप्रोडक्शन वाली एज उसकी तकरीबन 18 साल के बाद या 16 साल के बाद जब प्यूबर्टी हो जाती है, उसके पास से रिप्रोडक्शन वाली फेज स्टार्ट होती है। तो यही एनसीईआरटी ने हमने कहा है कि जो ग्रोथ की फेज होती है और जो रिप्रोडक्शन की फेज होती है वो अलग अलग होती है, वो एक दूसरे से लिंक नहीं होती। किसमें? हायर ऑर्गेनिज्म में। लेकिन लोअर ऑर्गेनिज्म की बात कीजिए, जैसे कि बैक्टीरिया, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, इसने एक सेल से 2 सेल बनाई। तब अपन ने फर्स्ट पर्सन से पूछा, किसी एक लड़का मिला, मान लिया कि ए से पूछा कि ये क्या है, तो ए ने बोल दिया यार ये ग्रोथ है, एक सेल से 2 सेल हो गई। अपन को बी मिला, अपन ने बी से पूछा ये क्या है, बी ने इस चीज़ को रिप्रोडक्शन बोल दिया। तो यही एनसीईआरटी हमसे कहना चाह रही है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के केस में ये क्लियर नहीं होता है कि उसने ग्रोथ की है, रिप्रोडक्शन की है। ये म्यूचुअली इंक्लूसिव होते हैं, समाहित इवेंट्स होते हैं। चाहे आप उसको ग्रोथ बोल दो, चाहे आप उसको रिप्रोडक्शन बोल दो, दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है म्यूचुअली इंक्लूसिव, मतलब म्यूचुअली समाहित होते हैं, एक दूसरे में एक ही इवेंट्स होते हैं इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। आई होप ये एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट एनसीईआरटी की लाइन है, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म आल्सो ग्रो बाय एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल ऑन सरफेस एंड ग्रोथ इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इज फ्रॉम इनसाइड। यहाँ पर एनसीईआरटी ने हमने क्या समझाना चाहा है कि नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, जैसे कि कचरे का ढेर, आप बहुत सारा कचरा उसमें डालते जाएंगे तो वो साइज में बढ़ता जाएगा, तो इसकी जो ग्रोथ हो रही है वो आउटसाइड हो रही है। लेकिन लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात की जाए तो हमारे अंदर जो ग्रोथ होती है वो इनसाइड आती है। हमारा मसल मास बढ़ता है, हमारी बोन की लेंथ बढ़ती है। तो ये क्या हुआ? ये ग्रोथ हमारी इनसाइड हुई। लेकिन जो अक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल से जो ग्रोथ हो रही है वो नॉन लिविंग्स में देखने को मिल रही है, और जो आउटसाइड ग्रोथ होती है। ठीक है, नेक्स्ट एनसीईआरटी की लाइन है, इन्हीं सब रीजंस के बेस पर एनसीईआरटी ने ग्रोथ को डिफाइनिंग प्रॉपर्टी की लिस्ट से अलग कर दिया। ग्रोथ कैन नॉट बी टेकन एज डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसलिए ग्रोथ को डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं लिया गया, क्योंकि नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म भी ग्रो कर रहा था बाई एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल। अच्छा, आप डिफाइनिंग प्रॉपर्टी के बारे में समझ लेते हैं। डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? किसी भी प्रॉपर्टी को डिफाइनिंग होने के लिए उसके कुछ क्राइटेरिया होते हैं। पहला क्राइटेरिया है कि एब्सेंट इन ऑल नॉन लिविंग्स। ये आपको कोई नहीं बताएगा सर, ना ही एनसीईआरटी में लिखा होगा। डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, कोई भी प्रॉपर्टी है उसको डिफाइनिंग होने के लिए उसमें कुछ क्राइटेरिया होते हैं, उसको फॉलो करना पड़ता है। एब्सेंट इन ऑल नॉन लिविंग्स और प्रेजेंट इन ऑल लिविंग्स, ये जो क्राइटेरिया है वो किसी प्रॉपर्टी को डिफाइनिंग बनाता है। प्रेजेंट इन ऑल लिविंग्स,
ठीक है, तो ये इसको अपन ध्यान में रखते हुए सारी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, और ये क्राइटेरिया कोई प्रॉपर्टी फॉलो कर रही है तो वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी की कैटेगरी में आ जाएगी। ठीक है, इसको अपन इरेज कर देते हैं। सो नेक्स्ट एनसीईआरटी का पॉइंट्स है, ग्रोथ को लिविंग सिस्टम का कैरेक्टरिस्टिक्स मानने के लिए कंडीशंस एक्सप्लेन होनी चाहिए। इस लाइन के थ्रू एनसीईआरटी में क्या समझाना चाह रही है कि जो ग्रोथ है आपने उसको एक्सप्लेन कर दिया कि वो इनसाइड है या आउटसाइड। सो अपन ग्रोथ को डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ले सकते हैं या लिविंग सिस्टम का कैरेक्टरिस्टिक्स मान सकते हैं, लेकिन आपको उससे पहले एक्सप्लेन करना पड़ेगा ग्रोथ किस तरह की है, आउटसाइड है या इनसाइड। ठीक है, लास्ट एनसीईआरटी की लाइन है, डेड ऑर्गेनिज्म डज नॉट ग्रो। एक मरा हुआ ऑर्गेनिज्म कभी ग्रो नहीं कर सकता, ये बिल्कुल सही बात है, इसमें किसी को डाउट होना नहीं चाहिए। नेक्स्ट लिविंग फीचर है हमारा रिप्रोडक्शन। एनसीईआरटी में दो तरह का रिप्रोडक्शन दिया हुआ है, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एनसीईआरटी ने बोला है कि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपनी प्रोजेनी प्रोड्यूस करते हैं रिप्रोडक्शन के थ्रू, और उनकी जो प्रोजेनी होती है उसके फीचर्स मोर और लेस, या तो ज्यादा या कम, सिमिलर टू दोज ऑफ पेरेंट्स, उसके माता पिता की तरह ही होते हैं। ठीक है, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इस लाइन का एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लिया कि कोई डॉग था, डॉग का जो बेबी होगा वो डॉग की तरह दिखेगा, जो ह्यूमन का बेबी होगा वो ह्यूमन की तरह दिखेगा, और जो एलिफेंट का बेबी होगा वो एलिफेंट की तरह दिखेगा। उसके जो भी फीचर्स होंगे वो अपने माता पिता से मिलेंगे, ना कि किसी और से जाकर। समझ रहे हो? तो भाई यही एनसीईआरटी ने हमें यहाँ पर समझाना चाहा है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। यहाँ पर देखते हैं कि एनसीईआरटी ने क्या बोला है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। एनसीईआरटी ने बोला है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन लोअर ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है जनरली, और उसके कुछ टाइप्स बताए हैं कि एसेक्सुअल स्पोर्ट के रिप्रोडक्शन जो कि फंजाई में देखने को मिलता है। एसेक्सुअल स्पोर्ट्स क्या होते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। ये अपना कॉनिडिया, ये किस में पाया जाता है, एस्को स्पोर्ट्स में पाया जाता है, एस्को माइसिटीज में पाया जाता है। ये एक एसेक्सुअल स्पोर्ट्स है जो एस्कोमाइसीडियम में पाया जाता है। तो फंगस एसेक्सुअल स्पोर्स के थ्रू ग्रो करते हैं। बडिंग के बारे में बात कर लेते हैं। बडिंग यीस्ट एंड हाइड्रा में देखने को मिलती है। बडिंग असल में होता है, मान लीजिए यीस्ट की सेल है, इसमें एक छोटी सी बड बनी, ये बड टूट गई और ये बड ने अगेन ग्रो करके पूरा ऑर्गेनिज्म बना लिया। तो ये क्या है, एक बडिंग की प्रोसेस है जो कि यीस्ट और हाइड्रा में देखने को मिलती है। ट्रू रीजनरेशन क्या होता है, रीजनरेशन मतलब होता है एक अपनी बॉडी के पार्ट्स से पूरी बॉडी को रीजनरेट कर लेना, रीजनरेशन कहलाता है। और ट्रू रीजनरेशन प्लेनेरिया में देखने को मिलता है जो कि एक फ्लैट बॉर्म है। इसमें होता क्या है, मान लीजिए कि ये एक फ्लैट बॉर्म है प्लेनेरिया, इसको अपन ने बहुत सारे टुकड़ों में काट दिया, तो इसका हर एक टुकड़ा, मान लीजिएगा ये जो टुकड़ा है ये अगेन ग्रो करके पूरा ऑर्गेनिज्म बना लेगा। ये जो पावर होती है ये ट्रू रीजनरेशन की पावर कहलाती है, जो कि प्लेनेरिया में देखने को मिलती है। नेक्स्ट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है फ्रेगमेंटेशन, जो कि फंजाई, फिलामेंटस एल्गी और प्रोटोनिमा मॉस में देखने को मिलता है। फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, एक बॉडी होगी फंजाई, मान लीजिए ये फंजाई की एक बॉडी है, इसका कोई बड़ा पार्ट टूटेगा और ये टूटा हुआ पार्ट अगेन ग्रो करके पूरा बॉडी बना लेगा। तो ये क्या है, ये फ्रेगमेंटेशन की पावर होती है कि बॉडी का एक फ्रेगमेंट टूटता है, उससे पूरी बॉडी दोबारा से बन जाती है। तो ये फंजाई, फिलामेंटस एल्गी और प्रोटोनिमा मॉसेस में देखने को मिलता है। फिजन क्या होता है, फिजन में एक बैक्टीरिया की सेल होती है, ये इक्वली डिवाइड करती है दो सेल्स में, इक्वल साइज की सेल दो बना देगी, तो ये कहलाता है बाइनरी फिजन। बी फॉर बाइनरी फिजन, बी फॉर बैक्टीरिया। जहां पर भी आपको बाइनरी फिजन देखे तुरंत आपको बैक्टीरिया आंखें बंद करके आंसर मार देना है। ठीक है, यहाँ पर अपन को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। डिफरेंट टाइप के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं जो कंबाइनली लोअर ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं। आप देख रहे होंगे फंगस में पाया जा रहा है यीस्ट, ये यूनिसेलुलर फंगस है, एस्कोमाइसिडीज है। हाइड्रा में पाया जा रहा है ये एक सिलेंट्रेट्स है। प्लेनेरिया एक प्लेटीहेल्मिन्थस है। सारे लोअर ऑर्गेन देखने को मिलेंगे। यहाँ पर भी देख लो, कहीं पर भी मोसिस एक ब्रायोफाइट्स में आता है। बैक्टीरिया तो लोअर का लोएस्ट ऑर्गेनिज्म है ये। अपन ऊपर वाले नेक्स्ट लिविंग फीचर्स पर। अच्छा, कुछ लाइनें और रह गई हैं, वो देख लेते हैं एनसीईआरटी की, कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, यूनिसेलुलर एल्गी, अमीबा, रिप्रोडक्शन इज सिनोनिमस विद ग्रोथ दैट इज इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स। मैंने क्या समझाया आपको, पहले भी समझा चुका हूँ। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इसने क्या किया, इसने ग्रोथ भी की और इसी को अपन रिप्रोडक्शन भी बोल सकते हैं, दोनों एक ही चीज़ है, इनक्लूसिव इवेंट्स है। इसने रिप्रोडक्शन किया, अल्टीमेटली उद्देश्य क्या था इसका, एक सेल से दो सेल बनाना। अब आप इसको रिप्रोडक्शन बोल दो, ग्रोथ बोल दो, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, दोनों एक ही चीज़ है, दोनों सिनोनियम्स है। सिनोनियम्स मतलब पर्यायवाची। तो वही एनसीईआरटी ने यहाँ कहना चाह रही है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जब हम बात करेंगे तो आप उसको रिप्रोडक्शन बोलो या ग्रोथ बोलो, दोनों एक ही चीज़ है, इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल, दैट इज अपना एक सेल से दो सेल बनाना। ठीक है, नेक्स्ट एनसीईआरटी की लाइन है, मेनी ऑर्गेनिज्म डू नॉट रिप्रोड्यूस, म्यूल्स, स्टेराइल वर्कर बीज, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स। अच्छा, तो एनसीईआरटी ने हमें यहाँ समझाना चाहा है बहुत सारे ऐसे लिविंग्स होते हैं जो रिप्रोड्यूस नहीं करते, हेंस रिप्रोडक्शन आल्सो कैन नॉट बी ऑल इंक्लूसिव डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। मैंने बताया था डिफाइनिंग प्रॉपर्टी वही होती है जो सारे लिविंग्स में पाई जाए, किसी भी नॉन लिविंग्स में ना पाई जाए। लेकिन रिप्रोडक्शन एक ऐसी प्रॉपर्टी है वो सारे लिविंग्स में नहीं पाई जाती। बहुत सारे ऐसे लिविंग्स ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि लिविंग तो है लेकिन रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहे, सो इसलिए रिप्रोडक्शन को डिफाइनिंग प्रॉपर्टी में नहीं लिया गया। ठीक है, लास्ट एनसीईआरटी की लाइन है, नो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट इज कैपेबल ऑफ रिप्रोड्यूसिंग और रेप्लिकेटिंग बाय इटसेल्फ। ये बिल्कुल ठीक है यार, पत्थर कभी भी रेप्लिकेट नहीं कर सकता, ना ही रिप्रोड्यूस कर सकता है।
अभी अपन मूव करते हैं नेक्स्ट लिविंग फीचर्स पर, जो कि है मेटाबॉलिज्म। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होता है। क्यों होता है उसको समझते हैं। एनसीईआरटी की पहली लाइन है, सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन अकरिंग इन अवर बॉडी इज मेटाबॉलिज्म। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, हमारी बॉडी में जितनी भी केमिकल रिएक्शन चल रही है उन सबको जोड़कर मेटाबॉलिज्म बोला जाता है। हमारी बॉडी के अंदर स्पेशली दो तरह की रिएक्शन चलती हैं, एक एनाबॉलिक रिएक्शन जो कि सिंथेसिस होती है, निर्माणकारी अभिक्रियाएं होती हैं, और दूसरी रिएक्शन होती है वो कैटाबॉलिक रिएक्शन होती हैं जो कि ब्रेकडाउन वाली रिएक्शन होती हैं, विघटनकारी रिएक्शन होती हैं। ठीक है, तोड़फोड़ वाली रिएक्शन कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक निर्माणकारी या जोड़ने वाली जो रिएक्शन होती है वो एनाबॉलिक होती है। हमारी बॉडी का जब वेट बढ़ता है तो एनाबॉलिक रिएक्शन कैटाबॉलिक से ज्यादा हो रही होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट एनसीईआरटी का है, नो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट एक्सिबिट मेटाबॉलिज्म। ये बिल्कुल सही बात है। नॉन लिविंग के बारे में जब भी चर्चा करें तो आपको पत्थर के एग्जांपल से सोचना है, पत्थर के अंदर मेटाबॉलिज्म चलता है नहीं चलता, तो ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है, मेटाबॉलिक रिएक्शंस कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड आउटसाइड द बॉडी इन सेल फ्री सिस्टम, बट दिस टाइप ऑफ आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शंस नाइदर लिविंग नॉर नॉन लिविंग। एनसीईआरटी ने कहा है कि आप लिविंग रिएक्शंस को लेबोरेटरी में परफॉर्म तो करा सकते हो, लेकिन हम उस लिविंग रिएक्शन को ना ही लिविंग मानेंगे और ना ही नॉन लिविंग मानेंगे। ये एनसीईआरटी ने क्लियर कर दिया, भाई वो लिविंग रिएक्शन हो सकती है लेकिन कोई लिविंग थिंग नहीं है, कोई लिविंग चीज नहीं है। इन सभी पॉइंट्स के आधार पर कि मेटाबॉलिज्म इज डिफाइनिंग फीचर्स ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट एनी एक्सेप्शन। उसने डिफाइनिंग फीचर्स में क्यों लिया, क्योंकि ये सभी लिविंग्स में पाया जा रहा है, या सिर्फ बिल्कुल सभी लिविंग्स में पाया जा रहा है। कोई भी दुनिया में ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है जिसमें मेटाबॉलिज्म ना हो रहा हो। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया। दूसरा, क्या सभी नॉन लिविंग्स में एब्सेंट है ये, तो हाँ, किसी भी नॉन लिविंग्स में ऐसा कोई भी ऐसा दुनिया में नॉन लिविंग नहीं मिलेगा जिसके अंदर मेटाबॉलिज्म हो रहा हो। तो ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी की लिस्ट में तो आ गया सर, ऑटोमेटिकली आ गया। जब उसने क्राइटेरिया फॉलो कर लिया तो वो उस लिस्ट में आ चुका है। जैसे यही एनसीईआरटी ने बोला है कि मेटाबॉलिज्म को डिफाइनिंग फीचर हमने मान लिया है विदाउट एनी एक्सेप्शन। आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन इन विट्रो आर नॉट लिविंग थिंग्स बट श्योरली अ लिविंग रिएक्शन। ये बिल्कुल ठीक एनसीईआरटी की बात है कि जो आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन होती है उसको हम लिविंग थिंग्स नहीं मानेंगे, लिविंग रिएक्शन मान लेंगे। एक वो रिएक्शन है, कोई लिविंग चीज नहीं है। ठीक है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बॉडी इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लाइफ फॉर्म। ठीक है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन मतलब बहुत सारी सेल्स के मिलने से टिश्यू का बनना, बहुत सारे टिश्यूज के मिलने से ऑर्गन का बनना, बहुत सारे ऑर्गन्स को एक कोऑर्डिनेटेड वे में वर्क करने से एक ऑर्गन सिस्टम का बनना। ये केवल लिविंग्स में ही हुआ जाता है, ये किसी नॉन लिविंग में कभी देखने को नहीं मिल सकता। इसलिए सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन को भी एनसीईआरटी ने डिफाइनिंग प्रॉपर्टी का एक दर्जा दे दिया है। नेक्स्ट लिविंग फीचर से हमारा कॉन्शियसनेस। इसमें एनसीईआरटी की पहली लाइन है, ऑल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम प्रोकैरियोट्स यानी कि बैक्टीरिया टू मोस्ट कॉम्प्लेक्स यूकैरियोट्स यानी कि ह्यूमन कैन सेंस एंड रिस्पॉन्ड टू एनवायरमेंटल क्यूज। ये बिल्कुल सही बात है एनसीईआरटी की, चाहे बैक्टीरिया हो या ह्यूमन हो, ये अपने एनवायरमेंट को सेंस कर सकते हैं और उसके लिए रिस्पॉन्ड भी कर सकते हैं। भाई एनसीईआरटी ने पहली लाइन में हमसे क्या कहना चाहा है कि ऑल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम प्रोकैरियोट्स यानी कि बैक्टीरिया टू मोस्ट कॉम्प्लेक्स यूकैरियोट्स यानी कि ह्यूमंस कैन सेंस एंड रिस्पॉन्ड टू देयर एनवायरनमेंट। वो अपने एनवायरनमेंट को सेंस कर सकते हैं। हमारे पास सेंस ऑर्गन्स होते हैं, हम गर्मी को महसूस कर सकते हैं, ठंडक को महसूस कर सकते हैं, और उसके लिए फिर हम उसको रिस्पॉन्ड भी कर सकते हैं। अगर सर्दी होगी तो हम गर्म कपड़े पहनेंगे, यदि गर्मी होगी तो हम लाइट कपड़ों में रहेंगे। तो अभी अपन दूसरी लाइन पढ़ते हैं एनसीईआरटी की कि फोटो पीरियड अफेक्ट रिप्रोडक्शन इन सीजनल ब्रीडर्स बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। बिल्कुल, प्लांट्स और एनिमल दोनों में ही सीजनल ब्रीडर्स पाए जाते हैं। और फोटो पीरियड मतलब प्रकाश की अवधि। तो प्रकाश की अवधि या कितने ड्यूरेशन में अर्थ पर सनलाइट पड़ रही है वो किस प्रकार से अफेक्ट करेगा रिप्रोडक्शन को प्लांट्स एंड एनिमल। ये एक बहुत रोचक विषय है जानने वाला। तो मैं पहले एनिमल्स के एग्जांपल से आपको समझाता हूं कि कुछ आपने एनिमल्स देखे होंगे। दो तरह के एनिमल्स जनरली होते हैं, एक मेंस्ट्रुअल साइकिल वाले और एक ईस्टर साइकिल वाले। ठीक है, ईस्टर साइकिल वाले कौन से होते हैं, ये कैट हो गई, डॉग हो गया, काऊ हो गई। ये लोग कौन है, ईस्टर साइकिल वाले। मेंस्ट्रुअल साइकिल वाले प्राइमेट्स होते हैं जिसमें ह्यूमंस आते हैं, मंकीज आते हैं, गिबन आते हैं। ये सब लोग जो है ना ह्यूमंस के आसपास वाले, ये आते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल वाले, ये प्राइमेट्स होते हैं, और ये नॉन प्राइमेट्स होते हैं, एनपी। ठीक है, इनमें ईस्टर साइकिल चलती है, जैसे कैट, डॉग और काऊ। अब ये लोग क्या होते हैं, ये एक पर्टिकुलर सीजन में रिप्रोड्यूस करते हैं। आपने ह्यूमन का नहीं सुना होगा कि पर्टिकुलर, आपने देखा होगा कि जो ह्यूमंस होते हैं, जो प्राइमेट्स होते हैं, वो 24/7 रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, लेकिन जो नॉन प्राइमेट्स होते हैं वो 24/7 रिप्रोडक्शन नहीं करते। आपने डॉग का सीजन देखा होगा, एक पर्टिकुलर सीजन में डॉग जो है बच्चों को जन्म देते हैं। उसी प्रकार से काऊ और कैट भी एक पर्टिकुलर सीजन में प्रेग्नेंट होते हैं और बच्चों को जन्म देते हैं। तो यही एनसीईआरटी ने हमें बताना चाहा है कि फोटो पीरियड अफेक्ट करता है उनके रिप्रोडक्शन को। कैसे भाई, डॉग को कैसे पता चलेगा कि भाई अब सर्दी आ गई या गर्मी आ गई, तो वो डे लेंथ की जो सनलाइट पड़ रही है, सनलाइट की कितनी लेंथ रही है, फोटो पीरियड कितना रहा, या प्रकाश की अवधि कितनी समय तक पड़ी धरती के ऊपर, तो उस हिसाब से वो अंदाजा लगाते हैं कि हाँ भाई अब रिप्रोडक्शन करने का टाइम आ गया। तो फोटो पीरियड एनिमल्स को अफेक्ट कर रहा है उनके रिप्रोडक्शन में। और प्लांट्स को किस तरह से करता है, आपने प्लांट्स पढ़े होंगे, शॉर्ट डे प्लांट्स एचडीपी बोला जाता है जिनको, लॉन्ग डे प्लांट्स एलडीपी एंड डे न्यूट्रल प्लांट। हालांकि डे न्यूट्रल प्लांट को फोटो पीरियड से कोई इफेक्ट पड़ता नहीं है, उनको प्रकाश की अवधि से कोई इफेक्ट पड़ता नहीं है। जो लॉन्ग डे प्लांट्स होते हैं उनको ज़्यादा प्रकाश अवधि की आवश्यकता होती है फ्लावरिंग के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए, और जो शॉर्ट डे प्लांट्स होते हैं उनको कम प्रकाश अवधि की आवश्यकता होती है रिप्रोडक्शन के लिए। ठीक है, तो यहाँ से अपन को ये समझना चाहिए कि जो फोटो पीरियड होता है ना, जो सनलाइट कितने ड्यूरेशन के लिए अर्थ पर रहेगी, वो जो पीरियड होता है वो जो है वो रिप्रोडक्शन को कंट्रोल करता है, प्लांट्स एनिमल दोनों के। नेक्स्ट एनसीईआरटी की लाइन है, ऑल ऑर्गेनिज्म हैंडल केमिकल्स एंटरिंग देयर बॉडीज। बिल्कुल, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, चाहे प्लांट्स
प्लांट्स हो या एनिमल्स हो, वो उनके पास प्रॉपर मैकेनिज्म होती है उनकी बॉडी के अंदर कौन सा केमिकल जाएगा, कौन सा केमिकल नहीं जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एनसीईआरटी की लाइन है, ऑल ऑर्गेनिज्म आर अवेयर ऑफ देयर सराउंडिंग व्हाइल ओनली ह्यूमन बीइंग्स आर अवेयर ऑफ हिमसेल्फ। मैं इसी के बारे में बात कर रहा था कि जो ह्यूमंस होते हैं वो अवेयर ऑफ हिमसेल्फ होते हैं, अपने फ्यूचर को लेकर अवेयर रहते हैं, वो कल क्या खाएंगे उसके लिए अवेयर होता है। लेकिन जो अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, मान लीजिए कि अपन लायन का एग्जांपल ले लेंगे, तो लायन अपने कल के लिए अवेयर नहीं होता है। उसको आज भूख लगी तो आज वो शिकार करके खाएगा, लेकिन उसका ये उद्देश्य नहीं होता है कि हम बहुत सारे जानवर को मार कर रख लें और अगले 1 महीने तक खाएंगे। नहीं, वो अपना आज देखता है, आज उसने खा लिया, पेट भर गया, फिर जब उसको भूख लगी तब अगेन वो शिकार करेगा। तो ये होती है सेल्फ कॉन्शियसनेस, अपने फ्यूचर के बारे में सोचना, अपने बच्चों के बारे में सोचना। ठीक है, तो इस सारे रीजंस के आधार पर एनसीईआरटी ने क्या कहा है, देयरफॉर कॉन्शियसनेस बिकम्स द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्यों? क्योंकि ये ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाई जाने वाली प्रॉपर्टी है कॉन्शियसनेस, और जितने भी नॉन लिविंग्स होते हैं उनमें ये प्रॉपर्टी नहीं पाई जाती, तो इसलिए इसको डिफाइनिंग प्रॉपर्टी की कैटेगरी में रखा गया है। नेक्स्ट एनसीईआरटी की लाइन है, प्रॉपर्टी ऑफ टिश्यू आर नॉट प्रेजेंट इन कॉन्स्टिट्यूएंट सेल्स बट अराइज एज अ रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शंस अमंग द कॉन्स्टिट्यूएंट सेल्स। अच्छा, सिमिलरली प्रॉपर्टी ऑफ सेलुलर ऑर्गेनल्स आर नॉट प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूलर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द ऑर्गेनल बट अराइज एज अ रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शंस अमंग द मॉलिक्यूलर कंपोनेंट्स कंप्राइजिंग द ऑर्गेनल। यहाँ पर एनसीईआरटी ने हमसे ये कहना चाहा है कि जो टिश्यू की प्रॉपर्टी होती है वो कॉन्स्टिट्यूएंट सेल्स में नहीं होती है, लेकिन जब कॉन्स्टिट्यूएंट सेल्स एक कोऑर्डिनेटेड वे में काम करती हैं, उससे जो आउटपुट निकलता है वो टिश्यू की प्रॉपर्टी को दर्शाता है। उसी तरह से एक सेलुलर ऑर्गेन, मान लिया हमने माइटोकॉन्ड्रिया है, तो माइटोकॉन्ड्रिया बहुत सारे मॉलिक्यूलर कॉन्स्टिट्यूएंट से मिलकर बना होता है, लेकिन जो मॉलिक्यूलर कॉन्स्टिट्यूएंट की प्रॉपर्टी है वो माइटोकॉन्ड्रिया की प्रॉपर्टी नहीं है, और जो माइटोकॉन्ड्रिया की प्रॉपर्टी है वो मॉलिक्यूलर कॉन्स्टिट्यूएंट में प्रॉपर्टी वो नहीं है। लेकिन जब ये मॉलिक्यूलर कॉन्स्टिट्यूएंट एक कोऑर्डिनेटेड वे में काम करेंगे, उससे जो आउटपुट निकलेगा वो माइटोकॉन्ड्रिया की प्रॉपर्टी को दर्शाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया। अब अपन मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। कुछ 2 पॉइंट्स और बचे हुए हैं इस हेडिंग के अंतर्गत, जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल्फ रेप्लिकेटिंग इवॉल्विंग सेल्फ रेगुलेटिंग इंटरेक्टिव सिस्टम्स कैपेबल ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। इस लाइन का क्या मतलब है, तो एनसीईआरटी ने बताया जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सेल्फ रेप्लिकेटिंग होते हैं, मतलब अपनी कॉपी बना सकते हैं रिप्रोडक्शन के थ्रू। अब रिप्रोडक्शन सेक्सुअल भी हो सकता है और एसेक्सुअल भी हो सकता है। ठीक है, अल्टीमेटली वो ग्रो कर सकते हैं, अपना जेनेटिक छोड़ के जा सकते हैं अपने मरने के बाद, तो ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग कहलाता है। इवॉल्विंग की बात की जाए तो बदलते हुए वातावरण के साथ साथ अपने आप को इवॉल्व करते हैं, ये इवॉल्विंग हो गया, ये एवोल्यूशन में पढ़ेंगे हम। और सेल्फ रेगुलेटिंग तो मतलब रेगुलेट करते हैं अपने आप को, क्या वो खाएंगे, क्या वो पिएंगे, कहाँ वो जाएंगे, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म को इतनी कैपेबिलिटी होती है कि वो अपने सिस्टम को रेगुलेट कर पाए। ठीक है, और अपने जो इन्वायरमेंट होता है उसके जो एक्सटर्नल स्टिमुलाई है उनके थ्रू रिस्पॉन्स कर पाए, टेम्परेचर, वाटर, वाइंड, ह्यूमिडिटी और कोई भी प्राकृतिक आपदाएं जो भी हो उनके लिए रिस्पॉन्स कर सकते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, नेक्स्ट एनसीईआरटी की लाइन है, जो लास्ट लाइन है इस टॉपिक की, कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर लिंक्ड टू वन अनदर बाय शेयरिंग ऑफ कॉमन जेनेटिक मटेरियल बट टू वेरिंग डिग्री। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि ये एक बैक्टीरिया था और ये एक ह्यूमन था। बैक्टीरिया का अपन ने जेनेटिक मटेरियल देखा तो उसके जेनेटिक मटेरियल में हमें एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन और साइटोसिन, नाइट्रोजन बेसिस दिखे। हमने ह्यूमन का जेनेटिक मटेरियल देखा तो उसमें भी हमें एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन और साइटोसिन, नाइट्रोजन बेसिस दिखे। तो यहाँ से क्या पता चलता है कि जेनेटिक मटेरियल का बेसिक स्ट्रक्चर तो सभी ऑर्गेनिज्म का सेम है, लेकिन वेरिंग डिग्रीज पर वेरिएशंस होने के कारण अलग अलग डेवलपमेंट हुआ है। तो वही एनसीईआरटी ने हमें यहाँ पे समझाना चाहा है कि ऑल ऑर्गेनिज्म आर लिंक्ड टू वन अनदर बाय शेयरिंग ऑफ कॉमन जेनेटिक मटेरियल। देख लो सर, जेनेटिक मटेरियल तो कॉमन है, लेकिन बट टू वेरिंग डिग्रीज, डिफरेंट डिग्रीज पर वेरिएशंस होने के कारण डिफरेंट बॉडी का स्ट्रक्चर डेवलप हुआ है। ठीक है, अभी अपन मूव करने वाले नेक्स्ट। सो अपन ने अभी तक यहाँ पर क्या सीखा, लिविंग फीचर्स। अपन ने 4 तरह के लिविंग फीचर्स पढ़े, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म एंड कॉन्शियसनेस। जो शुरू के 2 लिविंग फीचर्स थे, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, उनको नॉट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी माना गया है। जो लास्ट के 2 लिविंग फीचर्स थे, मेटाबॉलिज्म एंड कॉन्शियसनेस, उनको डिफाइनिंग प्रॉपर्टी माना गया है। ग्रोथ को क्यों डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं लिया गया, इसलिए नहीं लिया गया क्योंकि नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म आल्सो ग्रो बाय एक्युमुलेशन ऑफ मटेरियल। तो इन्होंने क्या किया, अपने डिफाइनिंग प्रॉपर्टी की जो क्राइटेरिया थे उसमें था कि कोई भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में नहीं पाई जानी चाहिए और सभी लिविंग में पाई जानी चाहिए। तो ग्रोथ में नॉन लिविंग में पाई गई, इसलिए इसको डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं लिया गया। रिप्रोडक्शन की बात की जाए तो रिप्रोडक्शन में बहुत सारे ऐसे लिविंग भी थे, जैसे कि म्यूल्स, वर्कर हनीबीज और इनफर्टाइल ह्यूमन कपल। ये लोग क्या कर रहे थे, रिप्रोडक्शन नहीं कर पा रहे थे, लेकिन ये लिविंग थे। तो ये रिप्रोडक्शन एक ऐसी प्रॉपर्टी नहीं हो पाया कि जो सभी लिविंग्स में पाई जाए, इसलिए इसको डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं लिया गया। लेकिन मेटाबॉलिज्म की बात की जाए तो सारे लिविंग्स में पाई जा रही थी, किसी भी नॉन लिविंग्स में नहीं पाई जा रही थी, तो इसलिए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी में आ गई। उसी प्रकार से कॉन्शियसनेस ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट थी, किसी भी नॉन लिविंग में नहीं पाई जा रही थी, इसलिए उसको डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ले लिया गया। आई होप कि ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी का एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आया होगा, और इसी तरह के और टॉपिक को समझने के लिए साथ जोड़े रहें, पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।